मारुति सुजुकी की, जो कि Hyundai को एसयूवी सेगमेंट में हरा के अपनी पोजीशन बनाने की दूसरी कोशिश कर रही है। और थर्ड स्टोरी में हम बात करेंगे टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में और डिकोड करेंगे कि टाटा कैपिटल की जो प्राइसिंग है उसके अनलिस्टेड शेयर्स के नीचे क्यों है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूज़। इंडिया शुरू करने जा रहा है अपना एम्बिशियस एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोजेक्ट in an effort to develop a next generation stealth multi-role fighter jet. जेट के प्रोटोटाइप बनाने का बजट है 15,000 करोड़ रुपीस एंड इफ एवरीथिंग गोज एज पर प्लान इंडियन एयरफोर्स को 120 जेट्स मिलेंगे जिनकी डिलीवरी की शुरुआत एक्सपेक्टेड है 2035 तक। AMCA सिर्फ एक एयरक्राफ्ट का नाम नहीं है, ये एक विजन का सिंबल है। ये इंडिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, AI इनेबल्ड कॉकपिट और प्रिसिशन टारगेटिंग कैपेबिलिटीज के साथ। मतलब ये ना सिर्फ मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए रेडी डिजाइन है बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी एक टूल है। स्ट्रेटेजिकली AMCA का इंपैक्ट बड़ा होने वाला है। स्टेल्थ और एडवांस्ड एवियोनिक्स के साथ इंडिया के फाइटर फ्लीट का डेटरेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी एनहांस हो सकती है। एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस के साथ ये कॉम्प्लीमेंट करेगा और फ्यूचर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए रेडी करेगा। फाइनल प्रोडक्शन के पहले एटलीस्ट 4 से 5 जेट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे विच विल अंडरगो वेरियस टेस्ट्स एंड वैलिडेशंस। अब ये सारे प्रोजेक्ट की ना शुरुआत हुई थी जून में जब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या EOI लॉन्च किया था। इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे इंडियन कंपनीज को प्री क्वालिफाई किया जाए जो कि फाइटर जेट्स बनाने की टेक्निकल कैपेबिलिटी रखती हो और जो ये काम 8 सालों के अंदर कंप्लीट भी कर सकती हो। अब जब इंडियन डिफेंस के लिए ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट और टाइम क्रंच प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली इंडियन डिफेंस सेक्टर जायंट्स हैड टू स्टेप अप। HAL, L&T, टाटा एडवांस सिस्टम, अडानी डिफेंस और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स सब ऑलरेडी बिड सबमिट कर चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि AMCA के लिए इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट अनप्रेसिडेंटेड है। टाटा, L&T और अडानी के एरोस्पेस डिविजन्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एडवांस सिस्टम्स डिजाइन करें और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अचीव करें। बट चैलेंजेस भी कम नहीं है। स्टेल्थ डिजाइन और नेक्स्ट जेन एवियोनिक्स को डेवलप करना टेक्निकल और कॉस्ट इंटेंसिव दोनों है। अगर हम ग्लोबल बेंचमार्क F-35 के प्रोग्राम्स को देखें तो डीलेस और कॉस्ट ओवररन्स कॉमन होते हैं। इंडिया के लिए भी ये एक तरीके का लर्निंग कर्व होगा। अगर AMCA सक्सेसफुली ऑपरेशनल होता है तो ये मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड को फोर फ्रंट पे लेकर आएगा। इन शॉर्ट, AMCA सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होने वाला, ये इंडिया के एरोस्पेस एम्बिशंस, डिफेंस एक्सपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। ये स्टोरी लॉन्ग टर्म मल्टी डेकेड विजन के लिए एक कॉर्नरस्टोन है और इन्वेस्टर्स, डिफेंस एंथुसियास्ट्स और इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स के लिए काफी एक्साइटिंग मूवमेंट है। चलिए अब सेकंड स्टोरी में हम बात करते हैं इंडिया के ऑटो सेक्टर के बारे में। पिछले 4 डेकेड से मारुति सुजुकी हैज बीन इंडियाज नंबर 1 मैन्युफैक्चरर व्हेन इट कम्स टू पैसेंजर व्हीकल्स। लेकिन एक सेगमेंट है इसमें जिसमें मारुति सुजुकी का कोरियन काउंटरपार्ट Hyundai अनडिवाइडेड रूल करता है, द मीडियम साइज SUV सेगमेंट या एज पर व्हाट पीपल से द क्रेटा सेगमेंट। इसी सेगमेंट में कंपीट करने के लिए मारुति सुजुकी ने रिसेंटली लॉन्च की अपनी मिड साइज SUV विक्टोरिस, जो कि Hyundai क्रेटा, टाटा हैरियर और टोयोटा हाईराइडर को डायरेक्टली चैलेंज कर रही है। मारुति सुजुकी का इस सेगमेंट में कंपीट करने का प्रीवियस अटेम्प्ट था ग्रैंड विटारा के साथ, बट उसके कंपैरिजन में विक्टोरिस का फील ज़्यादा प्रीमियम है और मॉडर्न फीचर्स के साथ कार मार्केट फ्रेंडली भी देखी जा रही है। देखा जाए तो इंडिया का जो कार मार्केट है वो काफ़ी कंपेटिटिव है। FY23 में टाटा का पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर अराउंड 14% था। अगस्त 2025 तक वो गिरकर 12% हो गया और राइवल्स जैसे कि Hyundai, महिंद्रा अग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स को अब पुश कर रहे हैं। मारुति के लिए विक्टोरिस एक स्ट्रेटेजिक मूव है। डोमेस्टिक मार्केट में शेयर रिटेन करना और टियर 2 एंड 3 सिटीज में प्रीमियम पोजिशनिंग स्ट्रेंथन करना, ये 2 मेन एम है और इसी रीजन से विक्टोरिस का डिजाइन और फीचर्स अप टू डेट है। ADAS, पावर टेलगेट, प्रीमियम इंटीरियर्स और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, ये सब फीचर्स SUV कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रहे हैं। अगर ये मंथली सेल्स टारगेट ऑफ 10 to 15,000 यूनिट्स अचीव कर लेते हैं तो मारुति मिड साइज SUV सेगमेंट में सॉलिड फुटहोल्ड स्टैब्लिश कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ग्रैंड विटारा का एक मेजर क्रिटिसिज्म ये था कि वो टोयोटा हाईराइडर से काफी सिमिलर थी। लोगों के अलावा अकॉर्डिंग टू पीपल डिजाइन और फील ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे। ये सिमिलैरिटी मारुति के लिए प्रॉब्लम थी क्योंकि डिस्टिंक्ट ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना मुश्किल हो गया था।
लेकिन विद विक्टोरिस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मारुति ने ये प्रॉब्लम एक तरीके से सॉल्व कर ली है एंड दिस टाइम मारुति ने विक्टोरिस को नेक्सा के थ्रू नहीं, रादर अरीना के थ्रू लॉन्च किया है। अरीना का शोरूम एक्सपीरियंस नेक्सा जितना प्रीमियम नहीं होता है, लेकिन विक्टोरिस के लिए रीच मैटर करती है, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। अरीना के नंबर्स भी इंटरेस्टिंग है। अरीना के आउटलेट्स नेक्सा के 5 टाइम्स हैं और मारुति का ओवरऑल सर्विस नेटवर्क कॉम्पिटिटर्स से 3.5x बड़ा है। इस मूव से मारुति ट्राई कर रही है कि विक्टोरिस को मैक्सिमम रीच मिले। स्ट्रैटेजी यहाँ पर सिंपल है, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट करो, एक्सपेंसिव मार्केट का एडवांटेज लो और परफेक्ट टाइमिंग पे मार्केट को हिट करो। विक्टोरिस के साथ मारुति सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए में एसयूवी सेगमेंट में एंटर नहीं कर रही है, ये अपना स्टेक क्लेम कर रही है और लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर बने रहने का प्लान भी बना रही है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। ऑटो सेल्स का ओवरऑल ट्रेंड फेस्टिव सीजन से पहले स्लो था और अब एक्सपोर्ट्स भी वीक है। Hyundai अपनी सेल्स का 27% एक्सपोर्ट करता है, टाटा सिर्फ 5%। मतलब इंडियन ऑटो कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट पे काफी हेविली डिपेंडेंट है। विक्टोरिस को डिमांड और प्रोडक्शन बैलेंस करना होगा और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस भी मैनेज करने होंगे। इन कंक्लूजन, विक्टोरिस सिर्फ एक एसयूवी लॉन्च नहीं होने वाली है, बल्कि मारुति का मिड साइज एसयूवी स्ट्रैटेजी, फ्यूचर रेडीनेस और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग का एक मेजर स्टेटमेंट होने वाला है। इन्वेस्टर्स, ऑटो एंथुसियास्ट्स और पोटेंशियल बायर्स के लिए ये स्टोरी वर्थ फॉलोइंग है। और अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड टॉक्ड अबाउट आईपीओस के बारे में, टाटा कैपिटल। 15,512 करोड़ रुपीस का ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ फॉर 2025 है। प्राइस बैंड 310 से 326 रुपए रखा गया है। आईपीओ का स्ट्रक्चर सिंपल है, 6,846 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है और 8,666 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग मिड अक्टूबर पे एक्सपेक्टेड है। फाइनेंशियल स्नैपशॉट काफी स्ट्रांग है। FY25 का पैट 3,655 करोड़ रुपीस था। FY24 में ये 3,327 करोड़ रुपीस हो गया और रेवेन्यू 28,313 करोड़ रुपीस के आसपास। आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से टाटा कैपिटल का वैल्यूएशन अब 1,39,000 करोड़ रुपीस यानी कि $15.7 बिलियन रुपीस है। पहले ये 1,46,000 करोड़ रुपीस एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मतलब इस वैल्यूएशन में काफी करेक्शन आ गया है और ये सिर्फ एक छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है। टाटा कैपिटल के अनलिस्टेड शेयर्स पिछले कुछ महीनों में शार्पली गिर गए हैं। अप्रैल 2025 में 1,125 रुपीस तक पीक था और अब तक लगभग 70% डाउन है। इवन अर्ली जून में अनलिस्टेड शेयर्स 1,075 रुपीस पर ट्रेड हो रहे थे, फिर 32% गिर गए ड्यू टू ब्रॉडर फाइनेंशियल वीकनेस एंड राइट्स इशू के इक्विटी डाइल्यूशन की वजह से। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आईपीओ बैंड एक्चुअली जुलाई 2025 के राइट्स इशू प्राइस 343 रुपीस से भी नीचे है। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है। रीसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ अनलिस्टेड मार्केट के लास्ट ट्रेडेड लेवल से लगभग 40% नीचे प्राइस हुआ था। एनएसडीएल की इनिशियल शेयर सेल में भी ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग डे पर 35% गिर गया था। एचडीबी का ऑफर प्राइस 740 रुपीस था और अभी उसका मार्केट कैप 62,072 करोड़ रुपीस है। एज पर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, अनलिस्टेड मार्केट के प्राइसेस का आईपीओ वैल्यूएशन से कोई कोरिलेशन नहीं होता। दे आल्सो से अनलिस्टेड शेयर प्राइसेस अक्सर लिमिटेड सप्लाई और इन्वेस्टर्स के लॉन्ग टर्म एलोकेशन डिजायर से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो इन्वेस्टर्स अनलिस्टेड मार्केट में हैं उनको लॉन्ग टर्म व्यू रखना जरूरी है ताकि रिस्क जस्टिफाई हो। पिछले साल सितंबर तक सेकेंडरी मार्केट फ्रेंजी अनलिस्टेड स्पेस में भी स्पिल ओवर हुआ था। इन्वेस्टर्स आईपीओ बाउंड शेयर्स को हर प्राइस पर खरीद रहे थे। अदर एक्सपर्ट्स से रिटेल इन्वेस्टर्स को अनलिस्टेड ट्रेड्स के बेसिस पर प्राइसिंग गेस नहीं करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि आईपीओ का अल्टीमेट प्राइसिंग डिमांड पे डिपेंड करता है रोड शोज और बुक बिल्डिंग के थ्रू एंड नॉट थ्रू ग्रे मार्केट चैटर। तो अगर आप इन्वेस्टर हो और टाटा कैपिटल को देख रहे हो तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। अनलिस्टेड मार्केट का वॉलेटिलिटी इंटरेस्टिंग है, हाँ, लेकिन रियल एक्शन शुरू होता है आईपीओ के साथ और फंडामेंटल्स ही डिसाइड करेंगे कि स्टॉक लिस्ट होने के बाद कहां पर सेटल होता है। और फाइनली ये कह सकते हैं कि टाटा कैपिटल का आईपीओ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये फंडामेंटल्स, डिमांड और लॉन्ग टर्म व्यू का भी टेस्ट है। जो इन्वेस्टर्स पेशेंस के साथ फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मीनिंगफुल हो सकती है। तो मार्केट का शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करके स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना ही अभी का मंत्रा है। ऑन दैट नोट वी रैप टुडेज वीडियो। आज हमने ये देखा कि इंडिया अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA डेवलप कर रहा है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है और
कई पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज के लिए भी मारुति सुजुकी अपनी मिड साइज एसयूवी विक्टोरिस लॉन्च करके कंपेटिटिव पोजीशनिंग और लॉन्ग टर्म मार्केट प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है। और लास्टली टाटा कैपिटल का आईपीओ फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म डिमांड पे डिपेंड कर रहा है, शॉर्ट टर्म अनलिस्टेड मार्केट वॉलिटिलिटी से नहीं। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी?